नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी वगैरह? सब कुछ बहुत अच्छी, बेहतरीन और शानदार चल रही होगी। उस तैयारी को इसी तरह से चलाते रहिएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और पढ़ेगा इंडिया तभी तो जॉब लेगा इंडिया। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है एक खूबसूरत सी क्लास में, जिस क्लास के अंदर साथियों हम हिस्ट्री यानी कि आज साथियों संभवतः हम मॉडर्न हिस्ट्री को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री पर आपने बहुत बेहतरीन तरीके से वार्ता करी, चीजों को लेके चले और बहुत आप सबको मजा आया। दोस्तों, आप सबको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि हमारी जो क्लासेस का टाइम टेबल है, जैसे आप साथियों सुबह के अगर आप 9 बजे क्लास लोगे तो सुबह 9 बजे आपको रीजन की क्लास मिल जाएगी, फिर 10 बजे आपको साथियों साइंस की क्लास मिल जाएगी। शाम को जैसे ही 9 बजते हैं तो मैं आप सभी के सामने आ जाता हूं, और साथियों 10 बजे मेरे बाद यहाँ पर मैथ की क्लास होती है। तो आपकी जो क्लासेस का टाइम टेबल है, जो आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं, उन क्लासेस का टाइम टेबल साथियों ये है जो आपको दिख रहा है, और ये आपको अपने दिमाग के अंदर रखना होता है। इसी तरह से साथियों हम बात करें तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए साथियों आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम पर आपकी सभी की पीडीएफ भी मिल जाती है। तो ये बात हो गई साथियों सबसे महत्वपूर्ण। और दूसरी बात, हाँ साथियों, आपको पहले ही बता देता हूं भैया कि ये जो हमारा कोर्स चल रहा है, बहुत सारे बच्चे साथियों ये कह रहे थे सर 1 मिलियन के अवसर पर आप इस पर डिस्काउंट दे दो वगैरह वगैरह। तो अभी साथियों ये हमारा 499 में कोर्स चल रहा है, जो कंप्लीट जीके का है, जनरल अवेयरनेस का है, जिसे मैं आपको साथियों कंप्लीट जीके पढ़ाने वाला हूं। और मेरा पढ़ाने का तरीका इन 20 क्लासों में ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस लेवल की चीजें पढ़ाते हैं। तो मार्केट के अंदर तबाही तुम्हारे भाई ने मचा रखी है, और बेहतरीन लेवल पे मचा रखी है कि लोग समझ चुके हैं भैया कि रेलवे में जीके का एक व्यक्ति तो आ चुका है, जो पहले भी था और अब पुनः साथियों आ चुका है, जिसने क्वेश्चन फंसाने की और बच्चों को इंटरेस्ट के साथ पढ़ाने की कसम खा रखी है। तो टेंशन ना लो, बेहतरीन करेंगे और जबरदस्त करेंगे। साथियों हम बात करें तो इसमें कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चन रहेंगे बैच में। तो डेली लाइव क्लास देख सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, 2024 के नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लास रहेंगी, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज साथियों इसमें फ्री मिल जाएगी सर। इसके अलावा एक कॉम्बो बैच भी है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको सभी के साथियों फाउंडेशन बैच मिल जाते हैं। आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन ग्रुप डी की भी कर रहे हैं, तो इन कोर्सों के अंदर आप जुड़ सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए साइंस मैग्नेट आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें साथियों आप जाएंगे तो यहां पर आपको ये मिल जाएगा जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन बैच। इससे साथियों आप जाके परचेज कर लेंगे और बेहतरीन तरीके से साथियों आप पढ़ना शुरू कर देंगे। ये तो हो गई साथियों आपके कोर्स की बात। चलो शुरू करते हैं भाई अपने कार्यक्रम को, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो कैसे आप सब लोग, सबकी तबीयत वगैरह सब कुछ बढ़िया है? कौन कौन बच्चा है हमारी क्लास के अंदर? नमस्कार नमस्कार, सभी को प्यार, सभी को दुलार, सभी को स्नेह। साथियों शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको अच्छी तरह से पता है कि मैं आप सबको इतिहास पढ़ा रहा था, और इतिहास में लगभग हम साथियों मॉडर्न हिस्ट्री की समाप्ति की तरफ बढ़ चुके हैं, जहां पर हमें आज देश को आजाद करवाना है। और आजाद कराने के साथ ही साथियों हम मिडिवल हिस्ट्री की तरफ बढ़ जाएंगे। हमने मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ा? हमने साथियों मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेजों के शासन को पढ़ा, और पहली क्लास में ही मैं आपको ये समझा के आया था, ये बता के आया था कि दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री में आप अंग्रेजों के शासन को पढ़ोगे, मिडिवल हिस्ट्री में साथियों आप इस्लामिक कंट्री से होने वाले आक्रमणकारियों को पढ़ोगे, यानी कि मुस्लिम शासकों को पढ़ोगे। तो हम मुस्लिम शासकों को पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन आज पहले अंग्रेजों के शासन को समाप्त कर दे। दोस्तों मैंने आपको कुछ चीजें समझा दी थी, और कुछ चीजें क्या थी? वो चीजें ये थी कि दोस्तों भारत के अंदर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आईएनए जो थी, जो जिससे आप आजाद हिंद फौज कहते हो, तो कहीं कहीं आपको इसके संस्थापक जो मिलेंगे वो रास बिहारी मिलेंगे, ठीक है? तो उससे लोड मत लेना सकते। मोहन सिंह इसके वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि जो भारत के अंदर की कंडीशन बन चुकी है वो ये बन चुकी है कि सुभाष चंद्र बोस ने ताकत लगाई, और बेहतरीन तरीके से ताकत लगाई। सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई में अपना दमखम उस समय दिखा रहे हैं जब भारत के अंदर अंग्रेज साथियों थोड़े से परेशान है। किस बात से? क्योंकि वर्ल्ड वार चल रहा है। 1939 में साथियों विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, और विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस साथियों जर्मनी जाते हैं, जापान के लोगों से मित्रता करते हैं, दूर दूर देशों में घूमते हैं, और देशों में घूमने के साथ प्लानिंग करते हैं कि आखिरकार हमें किस तरह से इन अंग्रेजों को भारत से भगाना है, इस बात की प्लानिंग करते हैं। अच्छा हुआ क्या? हुआ ये कि दोस्तों अगर हम जर्मनी के क्षेत्र की बात करें तो वहां पर जो हिटलर है, जो सुभाष चंद्र बोस को किस चीज की उपाधि देता है? हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को किस चीज की उपाधि दी? जरा एक बार कमेंट कर दो।
हिटलर जो है वो साथियों यूरोप के देशों में ब्रिटेन की तरफ बढ़ता है लड़ता हुआ, तबाही मचा रखी है उस बंदे ने। जब साथियों ब्रिटेन की तरफ बढ़ता है तो ब्रिटेन से जीत नहीं पाता, तो घूम के साथियों रसिया की तरफ बढ़ जाता है, और रसिया के अंदर जाते जाते साथियों हिटलर जो है वो हार जाता है। जैसे साथियों पहले भी लोग हारे थे उसी तरह से रसिया के अंदर ये व्यक्ति भी साथियों हार जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस का एक मित्र रसिया की तरफ जाके हार गया, दूसरा, अब दूसरा मित्र है जापान, क्योंकि जापानी लोग देखो काफी मदद कर रहे हैं, जापानी व्यक्ति काफी मदद कर रहे हैं। तो दूसरा व्यक्ति है साथियों यहां पर जापान, सुभाष चंद्र बोस जी का मित्र है। अब जापान के साथ क्या होता है कि जापान बड़ा खतरनाक देशों में माना जाता है। जापान को आप ऐसे खतरनाक देशों में मानिएगा कि जापान जो है वो इस विश्व युद्ध में साथियों थोड़ा सा ज्यादा उछल कूद मचा रहा था। आप ऐसे समझो साथियों कि अगर किसी लड़ाई में अगर साथियों जॉन इब्राहिम और ऋतिक रोशन जैसे लोग लड़ रहे हैं, और जॉन इब्राहिम ऋतिक रोशन जैसे लोग जब फाइट कर रहे हैं, बीच में जाकर राजपाल यादव साथियों एक पंच ऋतिक रोशन को मारा तो वहां पर ऋतिक रोशन बेहोश हो गए। उछल के राजपाल यादव ने एक पंच मान लीजिएगा टाइगर श्रॉफ को मारा, टाइगर श्रॉफ भी साथियों यहां पर क्या हो गए, पस्त हो गए, दोनों को बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ सनी देओल जैसी पर्सनैलिटी भयंकर तरीके से फाइट कर रही है, और साथियों सनी देओल जैसी पर्सनालिटी जो जोर जोर से चिल्ला रही है, मार दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा, सब कुछ साथियों चिल्लाने का काम कर रहा है। क्या राजपाल यादव जैसे व्यक्ति को सनी देओल की तरफ जाना चाहिए? भले ही आपने दो अच्छे व्यक्तियों को धराशायी कर दिया है, लेकिन सनी देओल की परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए कि आज पूरे मूड में है, राजपाल यादव को नहीं जाना चाहिए। सेम कंडीशन साथियों यहां जापान के साथ हो रही थी। जापान अपने आप से काफी परेशान कर रहा था विश्व युद्ध में ब्रिटेन को अच्छी तरह से परेशान कर रहा था और करे ही जा रहा था। जापान, मैंने कहा कि इसके लोग जो होते हैं उछल कूदने में, थोड़ा कुफू कराटे करने में, तो पेड़ पे चल के गोली मार देंगे, कला मारते हुए गोली मार देंगे, थोड़े खतरनाक टाइप के व्यक्ति होते हैं, तो उनको झेलना आसान नहीं होता। तो जापान इस समय क्या करता है, जापान साथियों औकात से ज्यादा, हैसियत से ज्यादा आगे बढ़ के अमेरिका की तरफ बढ़ जाता है। अमेरिका के साथियों वहां पर एक पर्ल हार्बर द्वीप पड़ता है, उस पर बम मारता है, उस द्वीप को ही डुबो देता है। अब अमेरिका के लोग प्रॉब्लम में आ गए, बोले कौन है, बोले जापान, मतलब राजपाल यादव जैसी पर्सनैलिटी। अमेरिका ने कहा अच्छा जापान की इतनी ताकत हो गई कि हमारे पर्ल हार्बर को डुबा दिया, इस द्वीप को डुबा दिया, इतनी ताकत। दोस्तों अमेरिका ने क्या किया, दो बम, लिटिल बॉय और फैट बॉय नाम के दो बम लिए, ले जाके साथियों जापान के दो बड़े शहरों पर डाल दिए। जैसे हमारे देश का बड़ा शहर दिल्ली और मुंबई, अब मुंबई और दिल्ली पर अगर साथियों परमाणु बम फेंक दिए जाएं तो समझो भारत की साथियों स्थिति क्या हो जाएगी। सेम हिरोशिमा और नागासाकी हुआ करते थे, अमेरिका ने जाके बम साथियों हिरोशिमा और नागासाकी पर डाल दिए। जैसे ही दोनों जगहों पर बम डाले साथियों जापान पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो गया। इस बम्बों के साथियों जो लक्षण है, जो असर है, वो आज तक जापान को झेलने पड़ रहे हैं। बहुत खतरनाक बम हुआ करते थे, और इन बम्बों के साथ ही तो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जापान की हालत खराब हो गई। तो सुभाष चंद्र बोस को एक मदद तो थी कि मुझे हिटलर से मिल सकती है, जो रूस में जाके हार गया और मदद मिलने के चांसेस खत्म हो गए। दूसरी साथियों चांसेस थे कि हमें मदद कहां से मिल सकती है, हमें मदद साथियों जापान से मिल सकती है। तो जापान का काम तमाम किसने कर दिया, अमेरिका ने कर दिया, उसके हिरोशिमा नागासाकी को खत्म कर दिया। तो जापान से भी साथियों यहां पर सुभाष चंद्र बोस को मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जापान भी साथियों पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला, कहां गए, कैसे गए, क्यों गए, आज तक उनके बारे में कैसे एक्सपायर कर गए, कैसे साथियों क्या हुआ, आज तक किसी को इस बारे में साथियों पता नहीं चला। अच्छा, जापान जो देश है उसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं कि जापान बड़ा खतरनाक देश इसलिए माना जाता है कि जापान बहुत जल्दी अपने आप को विकसित कर लेता है। अगर जापान की जगह कोई और देश होता, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बम फेंके, अगर साथियों कोई और देश होता तो हो सकता है आज तक वो अपना उत्थान ना कर पाता, आज तक साथियों रिकवर ना कर पाता। लेकिन जापान रिकवरी में बहुत आगे है। आप देखिएगा जापान में साथियों दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप देखने के लिए मिलते हैं। तो कल पूरा तहस नहस होता है, अगले 2-3 साल में फिर से उसी कंडीशन में आ जाता है। छोटा सा देश है लेकिन काफी साथियों बेहतरीन तरीके से काम करने का काम करता है, ये जापान हो गया। अच्छा, इसी बीच में मैं आपको बता रहा था कि जब सुभाष चंद्र बोस इस तरह से वर्ल्ड लेवल पर साथियों चीजों को घेर रहे थे, उस समय कांग्रेस क्या कर रही थी।
दोस्तों साउंड की कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्या? आप अपने फोन का एक बार आवाज बढ़ा लो बेटा, हमारे यहाँ से फुल है सब कुछ, तो एक बार आप बढ़ा लो अगर आपके फोन में बढ़ जाए तो। हाँ, तो इस समय कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस के बारे में मैंने बताया कि जो राज्य सरकार थी 1939 में इस्तीफा दे दिया, मुस्लिम लीग खुश हो गई, और मुस्लिम लीग सिर्फ इस बात पर खुश हुई कि कांग्रेस से हमें मुक्ति मिल गई। तो मुस्लिम लीग ने क्या मनाया? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, और उद्देश्य साफ है कि कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दिया तो ये कह रहे हैं कि भैया हमें मुक्ति मिल गई कांग्रेस से। यहां मुस्लिम लीग एक अलग गंगा बहाने की कोशिश कर रही है, और ये अपनी अलग दुनिया में खो रही है, क्योंकि इस समय आते आते मुस्लिम लीग की सत्ता अब मन बनने लगेगा, हमें चाहिए पाकिस्तान, हमें चाहिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान। मैंने आपको बताया होगा महात्मा गांधी जी ने एक इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया, जिसके पहले सत्याग्रह कौन बने? विनोबा भावे बने। और साथ ये पावनगर महाराष्ट्र से चलाया गया एक आंदोलन हुआ करता था। पहले विनोबा भावे, जे.एल. नेहरू और वल्लभ भाई पटेल बने थे। उसके बाद साथियों क्या हुआ? 1940 के समय में, 1940 के समय पर जब लाहौर के अंदर अधिवेशन हो रहा है मुस्लिम लीग का, वहां पर साथियों मोहम्मद अली की जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड कर दी। मतलब अब भैया पाकिस्तान, किस व्यक्ति ने साथियों पहली बार पाकिस्तान की मांग करी, और पाकिस्तान शब्द किसने दिया? ये चौधरी रहमत अली और मोहम्मद इकबाल खान पर, दोनों पर मैंने आपसे कल बात कर ली थी। अब आता है साथियों 1942 का समय, जब क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन ये कहता है महोदय हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा रुको। और रुके किसके लिए? बोले आप ये वर्ल्ड वार समाप्त हो जाने दो। महात्मा गांधी जी ने कहा इस वर्ल्ड वार को समाप्त होते हुए हमने पहले युद्ध में देख लिया था। जब तुम पहला वर्ल्ड वार लड़ रहे थे ना, उसका सिला हमें क्या मिला था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। हमें नहीं रुकना, तुम एक ऐसा चेक दे रहे हो जो एक उत्तर तिथिया चेक है। तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने उत्तर तिथिया चेक कह के वापस कहने की सबसे बात कर दी। बोले ठीक है सर कोई बात नहीं है। अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि महात्मा गांधी फॉर्म में आए, और महात्मा गांधी ने साथियों 8 अगस्त 1942 को भारत के अंदर मुंबई से दोस्तों एक आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। और इस आंदोलन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन कि इसमें महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया, एक साथियों स्लोगन दिया, और उसका नाम है डू एंड डाई। इसे आप कहते हैं करो या मरो। ये ग्वालियर टैंक मुंबई से साथियों शुरू हुआ था। इस समय अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनको आदेश दिया गया कि इस आंदोलन की साथियों फटाफट से शुरुआत की जाए। गांधी जी फॉर्म में, और गांधी जी को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया, और अंग्रेजों ने चलाया ऑपरेशन जीरो आवर। जीरो आवर का मतलब है कि 1 घंटा भी मत लगाओ, 1 मिनट भी मत लगाओ, 1 सेकंड भी मत लगाओ, जो दिखे फटाफट से उठा के जेल में डाल दो। तो अंग्रेजों ने चलाया था ऑपरेशन जीरो आवर, भारत के क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए। अब इसके बाद क्या हुआ? महात्मा गांधी ने साथियों वहां पर क्या करी? भूख हड़ताल करी। लेकिन बहुत जल्द समझ गए महात्मा गांधी जी की अंग्रेजों की प्लानिंग क्या है। तुरंत खड़े हुए, जूस पिया और कहा आंदोलन समाप्त, मैं कोई यहां पर सत्याग्रह नहीं कर रहा हूं, देश को अभी मेरी जरूरत है। यहां तक हमने कल बात कर ली थी, इसलिए मैंने स्पीड में रिवीजन मरवाया। अब सुनो आगे की बात। भारत के लोग पूरी तरह से साथियों जान चुके हैं कि अब हमें क्या चाहिए? अब हमें साथियों पूरी तरह से आजादी चाहिए। अगर आजादी चाहिए तो आजादी के लिए अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ेगा। अंग्रेज भागने के लिए तैयार नहीं है अभी तक की कंडीशन को अगर देखें। जब अंग्रेज भागने के लिए तैयार नहीं है तो भारत के लोगों ने क्या कहा? बोले ऐसे तो ये नहीं मानने वाली, इनका कोई शासन वासन नहीं रहेगा, कोई इनकी सत्य क्रिया प्रतिक्रिया नहीं रहेगी, सीधा सीधा अपनी सरकार बनाओ, अपना संविधान बनाओ, अपनी व्यवस्था बनाओ और देश को चलाना शुरू करो। कुछ लोगों ने क्या किया? कुछ लोगों ने सत्य भारत के अंदर यहां पर पैरेलल गवर्नमेंट बना दी, यानी कि सत्य समांतर सरकारों का निर्माण कर दिया। सर समांतर सरकार का मतलब क्या होता है? मतलब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे हैं, उसके समांतर, उसके पैरेलल हम भी अपना शासन अपने हिसाब से चलाएंगे। पैरेलल गवर्नमेंट यानी कि सत्य समांतर सरकार की शुरुआत कर दी। जो समांतर सरकार बनी वो बन सत्य बलिया उत्तर प्रदेश में समांतर सरकार बनी, दूसरी तामलुक सत्य बंगाल में समांतर सरकार बनी, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र यानी कि 17 में समांतर सरकार बनी। दोस्तों पूछा जाएगा कि जब देश आजाद होने की स्थिति में था, सबसे पहले समांतर सरकार कहां पर बनी? दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछ रखा है। बलिया के अंदर समांतर सरकार बनी थी। जिसमें तब महाराष्ट्र की जो समांतर सरकार हुआ करती थी, ये सरकार ऐसी हुआ करती थी जो दोस्तों सबसे लंबे समय तक चली थी। मतलब भारत के लोग जो हैं वो अपनी सरकार बना के खुद को भारत के अंदर स्थापित करके चलाना चाहते हैं। बोले हमें तुम्हारा शासन चाहिए ही नहीं। तो लोगों ने बलिया, तामलुक और सतारा में गवर्नमेंट जो अंग्रेजों की है उसके पहले ही अपनी सरकारें बना दी और अपनी सरकारें सदैव चलाने लगी। पहली कहां पर? बलिया उत्तर प्रदेश के अंदर बनी। बोले सर कोई बात नहीं है, जैसे ही समांतर सरकार बनी, जैसे ही समांतर सरकार बनी तो समांतर सरकार बनने के साथ ही दोस्तों मुस्लिम लीग पूरी तरह से फॉर्म में है। और मुस्लिम लीग क्या कह रही है? मुस्लिम लीग तो 23 मार्च 1943 को कह रही है कि हमें चाहिए पाकिस्तान, हमें चाहिए पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने साथियों यहां पर पाकिस्तान दिवस मनाना शुरू कर दिया। 23 मार्च 1943 की बात हुआ करती थी जब मुस्लिम लीग ने क्या मनाया दोस्तों? पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। मतलब जब देश की आजादी एकदम चरम पर है ना, उस समय मुस्लिम लीग की सिर्फ एक मंशा है, पाकिस्तान। क्या चाहिए? हमें चाहिए पाकिस्तान। 1945 के समय पर वेवेल योजना साथियों भारत के अंदर आती है, जिस समय गवर्नर वेवेल हुआ करता था। अब जब वेवेल आया तो अब कंडीशन समझ चुके थे भारत के सभी लोग कि देश को संभालना अब आसान नहीं होगा। इसी समय पर क्या हुआ? इसी समय की बात हुआ करती थी कि दोस्तों इसी समय पर जो भारत के अंदर साथियों अंग्रेजों की स्थिति चल रही है, उसमें अगर देखा जाए तो अभी तक ब्रिटेन के अंदर की स्थिति पर अगर आप नजर डालेंगे, कहां की? ब्रिटेन की स्थिति पर, यानी कि अंग्रेजों के साथियों इंग्लैंड पर अगर आप नजर डालेंगे तो इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल हुआ करते थे। वहां चुनाव हुए, चुनाव होने के साथ चर्चिल की सरकार गई और क्लीमेंट एटली की सरकार आई। जैसे ही क्लीमेंट एटली की सरकार आई तो क्लीमेंट एटली के समय पर क्लीमेंट एटली जान चुका था कि दोस्तों भारत अब हमारे हाथों में नहीं रहेगा। मार्च 1946 में इस व्यक्ति ने क्या किया तो भारत में एक मिशन भेज दिया। अब तक आपने भारत के अंदर कई सारे मिशन देखे थे। क्रिप्स मिशन देखा था, उसके अलावा साथियों आपने और भी 1919 के पार्लियामेंट सुधार देखे थे, चेम्सफोर्ड साथियों आपने अधिनियम देखा था। बहुत सारी व्यवस्थाएं भारत के अंदर आई। लेकिन 1940 मार्च 1940 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इस कैबिनेट मिशन की एक खास बात थी। कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन ने भारत के लोगों से आके कहा कि नो प्रॉब्लम, आप क्या चाहते हो? तो लोगों ने कहा हम चाहते हैं संविधान और अपना देश आजाद। हम क्या चाहते हैं? अपना देश आजाद और हमारे देश का अपना संविधान। कैबिनेट मिशन ने कहा कि संविधान बनेगा कैसे? संविधान तुम्हारे पास है? बोले नहीं है। बोले फिर? बोले हम बना लेंगे। भारतीयों ने कहा हम बना लेंगे, अपने संविधान से अपने देश को चलाएंगे। कैबिनेट के लोगों ने कहा संविधान बनेगा कैसे? तो लोगों ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब संविधान सभा जो होगी ना, ये संविधान सभा संविधान बनाएगी। बोले संविधान सभा कहां है? बोले संविधान सभा भी बन जाएगी। तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया? कैबिनेट मिशन ने कहा कि ठीक है, आप अपना संविधान सभा बनाओ और संविधान सभा संविधान बनाने पे काम करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको आजाद कर देंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारा संविधान बन जाए। कैबिनेट मिशन कह रहा है संविधान सभा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें आजाद कर देंगे जिस दिन तुम्हारा संविधान तुम्हारे पास होगा, जिस दिन संविधान बन जाएगा। क्यों? क्योंकि साथियों ये कैबिनेट मिशन एक बात जानता था कि भारत इस समय दो ग्रुपों में बटा हुआ है। पहला ग्रुप तो वह है जो साथियों मुस्लिम लोग हैं और ये डिमांड किसकी कर रहे हैं? हमें चाहिए पाकिस्तान। मुस्लिम लीग क्या कर रहे हैं? हमें चाहिए साथियों पाकिस्तान, पाकिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। दूसरा ग्रुप ऐसा है जो कि साथियों यहां पर अगर हम देखें तो दूसरा ग्रुप है साथियों कांग्रेस का, जिसमें साथियों एक कह सकते हैं कि हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, साथियों सभी लोग हैं। दूसरा ग्रुप है कांग्रेस, और कांग्रेस के लोग इस बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं है कि भारत के अंदर पाकिस्तान बनेगा, मतलब विभाजन होगा, ऐसा कांग्रेस बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कैबिनेट मिशन के लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग पीछे हटेगी नहीं और कांग्रेस साथियों मानेगी नहीं। मामला फंसा हुआ है भाई, कांग्रेस का व्यक्ति कोई नहीं जानता कि भारत का बंटवारा हो,
और मुस्लिम लीग अड़ी हुई है कि हमें अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। महात्मा गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया। महात्मा गांधी जी ने कहा, अगर देश का विभाजन होगा तो देश के लोगों को मेरी अर्थी से, मेरी डेड बॉडी से गुजरना पड़ेगा। और अगर महात्मा गांधी जी ऐसा स्टेटमेंट दे दें तो निश्चित सी बात है कि देश का विभाजन होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कौन चाहेगा कि महात्मा गांधी जी एक्सपायर कर जाए, महात्मा गांधी जी मरे, ऐसा कौन चाहेगा। तो कैबिनेट मिशन इस बात को जानता था कि इनमें एकता होगी नहीं, और अगर एकता नहीं होगी तो संविधान सभा बनेगी नहीं, और संविधान सभा अगर बनेगी नहीं तो संविधान बनेगा नहीं, और संविधान बनेगा नहीं तो भारतीयों पर राज किसका? हमारा। 1935 के शासन अधिनियम के तहत यह बात मेंशन कराई गई थी कि अगर भारत के लोग संविधान बनाने में विफल हुए तो पुनः भारत पर ब्रिटेन का सत्य शासन होगा। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आ रहा है, जो हमें लॉलीपॉप दे रहा है ना कि ठीक है आप संविधान सभा बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना लो और वो संविधान का निर्माण करे, वह ये जानता था कि इनमें एकता होगी नहीं। वो तो भला हो उस समय की कंडीशनों का, उस समय की साथ तात्कालीन स्थिति का, कि लोगों ने उस कंडीशन को साथ मैनेज किया। लेकिन देखो कैबिनेट मिशन क्या कह रहा है, आप बनाओ संविधान सभा, और दूसरी तरफ इस संविधान सभा के अंदर सदस्य कौन कौन आए हैं? इसमें सब तो एक सदस्य है जिसका नाम है पैंथिक लॉरेंस। क्या नाम है? पैंथिक लॉरेंस। एक व्यक्ति है एबी अलेक्जेंडर, और दूसरे व्यक्ति का नाम है, इसको आपने पहले भी पढ़ा होगा, इस व्यक्ति का नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम है? स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो सबसे महत्वपूर्ण और शानदार जबरदस्त क्वेश्चन तो पहला यही बनेगा, इसके सदस्य कौन कौन हुआ करते थे। दोस्तों चाहे आप रेलवे उठाओ, चाहे आप एसएससी उठाओ, चाहे आप यूपीएससी उठाओ, कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जिस परीक्षा में इस स्लाइड से क्वेश्चन ना बना हो। इतनी महत्वपूर्ण स्लाइड है, और क्या? सिर्फ 3 नाम, एक पैंथिक लॉरेंस, एक एवी अलेक्जेंडर और दूसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये आपको इस क्लास के अंदर ही याद होने चाहिए। अभी देखो, अगर आपसे रेलवे में क्वेश्चन पूछेगा तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सतो निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अगर आपसे रेलवे में क्वेश्चन पूछा तो क्या पूछ सकता है? बताओ कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं था? एक पैंथिक लॉरेंस डालेगा, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और एक चौथा ऑप्शन और डाल देगा, निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। आप आंसर लगा देंगे, जो तीनों के अलावा होगा वही नहीं है। दोस्तों अगर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है तो वो ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन में सदस्य था, वहां पर इन तीनों में से कोई एक नाम डालेगा, 3 नाम नहीं डालेगा, और पूछेगा बताओ कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य था। क्लियर हुई बात? मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ही नाम। अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाएगा तो इन तीनों ही लोगों में जो सत्य पैंथिक लॉरेंस है ना, ये इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष है। तो कभी अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कैबिनेट मिशन में अध्यक्ष कौन था? पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो आप कहेंगे पैंथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था, ये अध्यक्षता करने का काम कर रहा था। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कैबिनेट मिशन भारत आ चुका है, जो संविधान सभा बनाने की बात कर रहा है, और आते ही क्या कहा? कैबिनेट मिशन कह रहा है कि दोस्तों हम भारत के अंदर पाकिस्तान का विभाजन नहीं होने देंगे। ये कैबिनेट मिशन एक पाकिस्तान के प्रस्ताव को नकार देता है, मना कर देता है, कहता है कि विभाजन तो नहीं होगा। कितनी खतरनाक बात है, कितनी खतरनाक बात है। अंग्रेज चाहते हैं मामला फंसे, और कैबिनेट मिशन क्या कह रहा है? बोले पाकिस्तान का प्रस्ताव नहीं, विभाजन नहीं होगा। अंग्रेज खुद कह रहे हैं आके, और क्या कह रहे हैं? अंग्रेज कह रहे हैं देखो, एक तरफ है अल्पसंख्यक, मतलब अल्प का मतलब थोड़ा कम डिमांड करने वाले मुस्लिम, एक तरफ है बहुसंख्यक। तो बहुसंख्यकों की बात को सुना जाएगा, अल्पसंख्यकों की बातों को नहीं सुना जाएगा, और भारत में पाकिस्तान का विभाजन नहीं होगा। अगर राष्ट्र आजाद होगा तो एक होगा, नहीं तो आजाद होगा ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज जानते थे। देखो बहुत बड़ी चाल है ये अंग्रेजों की। क्या कर रहे हैं? बोले पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, और अंदर क्या चल रहा है कि पहली बात तो आजादी नहीं करेंगे, और आजाद किया भी तो पाकिस्तान तो बन के रहेगा, पाकिस्तान तो बन के रहेगा। पाकिस्तान की बात को कैबिनेट मिशन अस्वीकार कर देता है, मना कर देता है, बोले भारत का विभाजन नहीं होगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा,
आपको बताना चाहूंगा, अंग्रेज जानते हैं कि विभाजन या तो होगा या तुम आजाद ही नहीं होगे। पहली बात तो हम तुम्हें आजाद ही नहीं करेंगे, और अगर आजाद भी करेंगे तो विभाजन के साथ आजाद करेंगे, क्योंकि अंग्रेज बहुत दिमागदार हुआ करते थे। आपको एक समय की बात बताना चाहता हूं दोस्तों, दुनिया के अंदर पहला विश्व युद्ध हुआ, हमने थोड़ा सा झलकी देखी है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी, हमने देखा है दुनिया के अंदर पहला विश्व युद्ध हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। दुनिया के अंदर अभी दूसरा विश्व युद्ध हुआ दोस्तों, पहले युद्ध के बराबर लगभग 70 लोग मारे गए। और दोस्तों अगर तीसरी युद्ध की बात करें, तीसरे लोगों के मारे जाने की बात करें ना, तो दोस्तों अमेरिका के अंदर जो ब्लैक एंड व्हाइट की लड़ाई है, जो गोरे और कालों की लड़ाई है ना, उसमें सबसे ज्यादा लोग दुनिया के अंदर मारे गए हैं। अमेरिका के अंदर गोरे कारे की लड़ाई, गृह युद्ध जिसे आप कह सकते हैं, गृह युद्ध इतना खतरनाक होता है कि गृह युद्ध से बड़े बड़े परिवार शत्रु खत्म हो जाते हैं, बड़े बड़े शत्रु राज्य, बड़े बड़े देश खत्म हो जाते हैं। और जिस समय अमेरिका के अंदर गृह युद्ध चल रहा था, जब ब्लैक एंड व्हाइट की लड़ाई चल रही थी, तो अमेरिका के अंदर लोग इसी बात की डिमांड कर रहे थे कि ये एरिया ब्लैक लोगों का है, जो अफ्रीका से कभी गुलाम गए थे, ये व्हाइट लोगों का है। दोस्तों अब्राहम लिंकन हुआ करते थे उस समय, अब्राहम लिंकन ने साथियों लठ गाड़ के कह दिया विभाजन नहीं होगा, अमेरिका का विभाजन नहीं होगा, सब कुछ होगा लेकिन विभाजन नहीं होगा। दोस्तों अमेरिका के अंदर इतने लोग मारे गए, लेकिन अमेरिका के अब्राहम लिंकन ने अमेरिका का विभाजन नहीं होने दिया। हमारे बराबर में ही थोड़ा सा ऊपर आप बढ़ेंगे एशिया में, तो देखेंगे कि देश पड़ता है रूस, जिसे आप यूएसएसआर के नाम से कभी जानते थे। 1991-92 की बात हुआ करती थी दोस्तों, रूस और अमेरिका दुनिया के सुपर पावर हुआ करते थे। सुपर पावर ऐसे कि इस दुनिया में रूस सुपर पावर, उस दुनिया में अमेरिका सुपर पावर। मैं आपको बताऊं, अगर अमेरिका का कभी सामना रूस से हो जाता तो रूस नानी याद दिला देता था अमेरिका को। दोनों सुपर पावर थे दोस्तों। 1991, 90, 91, 92 के समय पर यूएसएसआर को तोड़ दिया गया, रूस का विभाजन हो गया। और दोस्तों जैसे ही रूस का विभाजन हुआ, दुनिया में मात्र और मात्र एक सुपर पावर अमेरिका। देश के विभाजन हो जाने से कितना फर्क पड़ता है आप ये देखो कि आज के समय पर जो सुपर पावर रूस हुआ करता था, उसका मात्र विभाजन हुआ। सुपर पावर आज की डेट में सिर्फ एक है, अमेरिका। अमेरिका ने अपना विभाजन नहीं होने दिया। दोस्तों देश का विभाजन होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि आज हमारी सीमा अगर लाहौर तक फैली होती तो क्या लगता है, क्या दुनिया में हमसे बड़ा ताकतवर कोई देश रहा होता? नहीं रहा होता। विभाजन से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और यहां पर भारतीय व्यक्ति चाहते विभाजन ना हो और अंग्रेज चाहते आजादी ना हो। कैबिनेट मिशन कह रहा है कि दोस्तों हम इस पाकिस्तान के प्रस्ताव को नकारते हैं। और इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बन चुके थे, जो लेबर पार्टी के थे। चर्चिल के बाद ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री आ चुके हैं, जिनका नाम है क्लीमेंट एटली। अब क्लीमेंट एटली जब प्रधानमंत्री हैं और कैबिनेट मिशन ने कह दिया पाकिस्तान नहीं बनेगा, तो दोस्तों दूसरी तरफ पर महिलाओं की तरह रोने वाली मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1940 की बात हुआ करती है। 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना दिया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का मतलब है रोडों पर उतर आए, मारकाट शुरू कर दी, हमें चाहिए पाकिस्तान, हमें चाहिए पाकिस्तान। जैसे ही कैबिनेट मिशन ने मना किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में कर दी गई। और यही तो अंग्रेज चाहते थे कि तुम लड़ो, अगर तुम एक बन के रहे ना तो हमें आजाद करना पड़ जाएगा, और अगर तुम लड़े मरे कटे पिटे तो तुम्हें तो गुलाम फिर से हम बनाएंगे। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना दिया, कब? 1940 में। और ये लोग सिर्फ एक बात की डिमांड कर रहे हैं कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए, हमें तो पाकिस्तान चाहिए। दोस्तों मैंने आपसे एक बात कही कि महात्मा गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर देश का विभाजन होगा ना तो महात्मा गांधी जी की डेड बॉडी अर्थी से विभाजन होगा। लोग महात्मा गांधी जी की अर्थी से गुजर के जाएंगे, लेकिन विभाजन नहीं होगा। अगर होगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। आज कंडीशन ये आ चुकी है कि भारत के अंदर मुस्लिम लीग साथियों रोड पर उतर के मारकाट मचाने शुरू कर दी है। और मारेगी किसको? यहां हिंदू और मुसलमान होने लगा था।
यह हिंदू और मुसलमान होने लगा था। अब एक बात बताओ, विभाजन हो भी रहा है तो क्या विभाजन? क्या हिंदू और मुसलमानों का विभाजन हो रहा है? क्या इसमें हिंदू और मुसलमानों का विभाजन हो रहा है? अगर हिंदू और मुसलमानों का विभाजन हो रहा है तो बताओ, क्या इस समय विभाजन के समय पर क्या बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान में नहीं गए थे? क्या बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान में नहीं गए थे? और अगर हिंदू और मुसलमानों का विभाजन हो रहा है तो क्या बहुत सारे मुसलमान भारत में नहीं रहे थे? बिल्कुल रहे थे। बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान में थे और बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में थे। तो विभाजन किस बात का? विभाजन किस बात का? और वो विभाजन जिस विभाजन को हम आज तक न झेल सके। हमारा तनाव सबसे ज्यादा किससे? पाकिस्तान से। चाहे कुछ भी ना करे पाकिस्तान, लेकिन समय समय पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। वो तो अच्छा हो कि 2-4 सर्जिकल स्ट्राइक हम मारते हैं तो 4-6 साल के लिए शांत कर देते हैं, उससे ज्यादा हैसियत औकात हम छोड़ते नहीं है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है साथियों। बहुत सारी घटनाएं देश के अंदर ऐसी करवा जाता है जहां पर बहुत सारी माता बहनें असहाय हो जाती हैं। जैसे साथियों आपने देखा होगा मुंबई के अंदर किसी होटल में ब्लास्ट करा देना, कुछ लोगों को भेजकर गोलियां चलवा देना, तो कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है। अगर पाकिस्तान ना बटा होता तो हमारा देश आज सुपर पावर देशों की गिनती में होता। विभाजन बहुत बड़ा कारण है देश के लिए पीछे ले जाने के लिए। और उसके पीछे कराने के पीछे मुख्य कारण क्या है? मुस्लिम लीग जो पूरी फॉर्म में चल रही है। इसी समय पर क्या हुआ साथियों, इसी समय पर एक व्यक्ति भारत के अंदर आ जाते हैं और इनका नाम हुआ करता था दोस्तों माउंटबेटन। क्या नाम था? इनका नाम था माउंटबेटन। माउंटबेटन को भारत भेजा जाता है और दोस्तों माउंटबेटन ये भारत के अंदर गवर्नर बन के आते हैं। और जब गवर्नर जनरल बन के 1947-48 के समय की बात है, जब ये गवर्नर बन के आए तो दोस्तों ये कुछ तूफानी करने के लिए आए थे। थोड़ा सा सिलेबस से हटके बताऊं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अगर आप सिलेबस के दौरान ही चीजों को समझना चाहते हैं तो ऐसे समझो कि माउंटबेटन जो आए 3 जून 1947 पर एक योजना के तहत आए। इसको कहा जाता है माउंटबेटन प्लान। क्या कहता है? माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। और माउंटबेटन प्लान के तहत साथियों यहां पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। दरअसल समस्या यह हुआ करती थी कि माउंटबेटन की एक पत्नी हुआ करती थी। थोड़ा इसको उतना मत लीजिएगा सिलेबस के अनुसार। माउंटबेटन की एक पत्नी हुआ करती थी और माउंटबेटन की जो पत्नी थी वो जवाहरलाल नेहरू की साथ क्लास फेलो हुआ करती थी। वो दोनों साथ साथ पढ़े थे, माउंटबेटन की पत्नी और जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों माउंटबेटन अगर भारत में गवर्नर जनरल बन के आ रहे हैं तो अपनी पत्नी को लाने का मतलब क्या है? बहुत सारे गवर्नर जनरल आए, माउंटबेटन आए और अपनी पत्नी को साथ लेके आए। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन एक क्लास एक कॉलेज के पढ़े हुए हुआ करते थे। पहले से मित्रता थी, पहले से चीजें साथ चलती थी। माउंटबेटन की पत्नी आई, जवाहरलाल नेहरू जी से मीटिंग हुई, जवाहरलाल नेहरू जी की साथ मीटिंग हुई तो मुगम्मो खुश हुआ। अब जब खुश हुआ तो यहां पर बहुत सारे आरोप देश के ऐसे लीडरों पर लगाए जाते हैं जिन पर संशय होता है कि विभाजन हो कैसे जाने दिया। दरअसल ये बात तो मैं मानता हूं कि देश के अंदर दंगे बहुत ज्यादा होने लगे थे। मुस्लिम लीग ने पूरी पावर लगा दी थी कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए ही चाहिए। लेकिन वो बात सब ठीक है। गांधी जी ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि अगर विभाजन हुआ तो मेरी डेड बॉडी से गुजर के जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जब आंदोलन ज्यादा हुए जिसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा पार्ट प्ले हुआ करता था, तो साथियों वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने आगे आके कहा। वल्लभ भाई पटेल जानते हो दोस्तों, भारत के एकीकरण में बहुत बड़ा रोल है जवाहरलाल नेहरू का। तो वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने आके कहा किस बात का राष्ट्र है जब सब देश के लोग मर जाएंगे, क्या जब देश आजाद होगा? वल्लभ भाई पटेल खुद कह रहे हैं कि अगर इस हत्याकांडों से, अगर खून खराबे से अच्छा है कि देश का विभाजन हो जाए तो फिर स्वीकार है हमें इस देश का विभाजन। रोडों पर साथियों इतने आंदोलन, इतने खून खराबे होने लगे कि वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने कहा था कि अगर विभाजन ही होना है तो स्वीकार है विभाजन, लेकिन यह हत्याकांड हमसे देखा नहीं जाता। यहां पर महिलाओं के सर काट दिए गए, कपड़े फाड़ दिए गए, बुजुर्गों के सर कलम कर दिए गए। अगर इससे अच्छा है विभाजन तो विभाजन कर दिया जाए, हमें नहीं चाहिए ऐसा
देश जिसमें लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। अरे आज नहीं मारेंगे तो कल जब देश के अंदर रहेंगे इनके अंदर फिर से तनाव होगा, इससे अच्छा इस गंदगी को अलग करो। वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट। जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगते हैं कि ये थोड़े से अपनी दूसरी ही दुनिया में हुआ करते थे, जिसकी वजह से मार काट हो, ये भी उस फ्लो में चले गए कि विभाजन ही हो जाए। माउंटबेटन भी यही चाहता था कि मार काट मचे देश के अंदर। 14 अगस्त 1947 की बात है जब दोस्तों 11:50 पे पाकिस्तान को आजाद किया गया। पाकिस्तान का विभाजन हुआ और दोस्तों क्योंकि 11:50 हो रहे थे तो लगभग 12:10 की बात है जब अगला दिन लग गया तो 15 अगस्त 1947 को लगभग 12:10 पर दोस्तों हिंदुस्तान यानी कि भारत को आजाद किया गया। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, जिसलिए हम अपना 15 अगस्त को अपना आजादी दिवस या आजादी पर्व के रूप में मनाते हैं और पाकिस्तान अपना आजादी पर्व कब मनाता है? 14 अगस्त को। दोनों देश साथियों आजाद हुए, दोनों देश आजाद हुए और अंग्रेजों ने इस 15 अगस्त को इसलिए चुना था क्योंकि इसी दिन अंग्रेजों ने साथियों जापानी आर्मी को हराया था और अंग्रेज चाहते थे कि हमें बड़ा दुख होगा, हमें बड़ा दुख होगा, इसलिए हम इस दिन को भी सेलिब्रेशन के रूप में मनाएंगे, इसलिए हम इसको 15 अगस्त 1947 को आजाद करेंगे। हम इसे 15 अगस्त 1947 को आजाद करेंगे। दोस्तों मैंने आपसे एक बात कही और मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि माउंटबेटन 1947 से लेकर माउंटबेटन 1947 से लेकर और 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। जरा गौर फरमाइएगा स्टेट पर। माउंटबेटन 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। दोस्तों हमारा देश आजाद हो गया 1947 में। माउंटबेटन कब तक गवर्नर है? 1948 तक। दोस्तों प्रश्न बहुत गहरा है, प्रश्न बहुत जबरदस्त है, प्रश्न बड़ा प्यारा है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि स्वतंत्रता के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो इसका आंसर मुझे आप क्या दोगे? बस इतना बताओ, बोलो मेरे लालो। अगर मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर गवर्नर जनरल कौन था, जो अब तक का सबसे फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि दोस्तों स्वतंत्रता के बाद बोल रहा है, तो आप कभी नहीं सोचोगे कि अंग्रेज इसका कोई आंसर होगा। जबकि हमारे उद्देश्य, हमारी मंशा क्या थी? बोले आज तक तो हरामखोरो तुमने अपनी मर्जी से नौकरी करी थी हमारे यहां पर, आज हम आजाद हुए हैं ना तो तुम्हें दिखाएंगे, तुम और 1 साल नौकरी करो, तुझे हम 1948 तक गवर्नर जनरल बना के रखेंगे। तो माउंटबेटन आजादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल था। माउंटबेटन भारत में आजादी के बाद भी गवर्नर जनरल था। तो कभी ऐसा क्वेश्चन बने कि स्वतंत्रता के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा, तो माउंटबेटन। और दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखिएगा, तो एक व्यक्ति हैं सी राजगोपालाचार्य। क्या नाम है? सी राजगोपालाचार्य। माउंटबेटन के बाद 1948 में सी राजगोपालाचार्य को साथियों क्या बनाएगा? भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा और इनके बाद इस पद को ही समाप्त कर दिया। इसके बाद इस पद को ही समाप्त कर दिया। दोस्तों प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा बस थोड़ा सा। अगर मैं कहूं स्वतंत्रता के बाद भारत का भारतीय गवर्नर कौन हुआ, तो अब आंसर क्या दोगे? देखो मैं क्लियर यही कर देता हूं, कंफ्यूजन ना रहे। मैं कह रहा हूं कि जो साथियों भारत की आजादी के बाद ये व्यक्ति माउंटबेटन रहा, लेकिन अगर मैं कहूं कि भारतीय, तो भारतीय तो सी राजगोपालाचार्य है ना। सी राजगोपालाचार्य कौन है? भारतीय। तो अगर मैं कभी ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि स्वतंत्रता के बाद, ध्यान से सुनो, स्वतंत्रता के बाद भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय गवर्नर जनरल, तो आंसर होगा सी राजगोपालाचार्य। सिर्फ एक शब्द जोड़ेगा भारतीय, आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य। और सिर्फ इतना कहे, स्वतंत्रता के बाद भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन, स्वतंत्रता के बाद भारत का भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य। दोनों प्रश्नों में सिर्फ एक अक्षर का अंतर है और जैसे ही आप आंसर देंगे, सत्यो क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर देना, नहीं गलत हो जाएगा। अच्छा, इस
सिराज गोपालाचार्य जी के बाद में इस पद को समाप्त कर दिया। तो भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सिराज गोपालाचार्य, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो भी सिराज गोपालाचार्य। दोस्तों प्रश्न इतने प्यारे हैं ना यहां पर इन दोनों पर, जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर कोई भी डाउट बचे तो एक बार मुझसे फटाफट से पूछ लेना। भाई ये सिराज गोपालाचार्य जो बने हैं ये तो पहले ही भारतीय है ना, अभी तो अंग्रेजी बनते आए थे ना रॉबर्ट क्लाइव से ही, तो ये पहले भारतीय हैं और ये पहले ही ये अंतिम भी भारतीय हैं क्योंकि इसके बाद पद ही समाप्त कर दिया। अच्छा दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि इसी समय पर जब भारत आजाद हुआ, तो भारत आजाद के समय पर जब सत्यो 1947 का समय हुआ करता था तो इसी समय जेबी कृपलानी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। क्या नाम था? जेबी कृपलानी। तो आप जेबी कृपलानी कौन है? ये साथियों इस समय जेबी कृपलानी जो है ये आपके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। किसके साथियों कहेंगे? ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि जब भारत आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे इस समय साथियों कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी हुआ करते थे। ये क्वेश्चन भी एक बार आपकी परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है। बात यहां तक समझ में आ गई या नहीं आई? आई एम न्यू स्टूडेंट। तो पंकज बेटा आप न्यू स्टूडेंट हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मेरा मानना है कि अगर आप पीछे की चीजों को मतलब पीछे की क्लासों को पढ़ के चलोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे और बताओ, क्या पट्टाभी सीतारमैया कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए? कितने बच्चे ऐसे हैं जो पट्टा में सीतारमैया को जानते हैं? हाँ एक बच्चा कह रहा है सर एसएससी एग्जाम में ये जीके वर्क करेगी। बेटा वर्क तो क्या करेगी, दौड़ेगी। वर्क करना तो छोड़िए दौड़ेगी। ये जीके जो मैं तुम्हें पढ़ा के चल रहा हूं ना, ये तुम क्वेश्चन लगाओ, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना उसके क्वेश्चन लगाओ। बेटा स्टेट पीसीएस तक के क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, टच करोगे, प्री के को आप लगा के देख लेना, विश्वास ना हो रहा हो तो खुद समझ जाओगे। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, सिर्फ क्वेश्चन इतना है कि क्या पट्टा में सीतारमैया कभी अध्यक्ष बन पाई? तो कहेंगे सर पट्टा में सीतारमैया का नाम तो हमें याद है। कैसे? 1939 की बात थी जब गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के सामने उनको अध्यक्ष पद के लिए लड़ा दिया था। तो साथियों उनकी ख्वाहिश पूरी होती है और उनकी ख्वाहिश पूरी होती है ये लोग 1948 में। 1948 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं आपके पट्टाभी सीतारमैया। कौन बने हैं? पट्टाभी सीतारमैया जो है ये साथियों 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो इनकी इच्छा भी पूरी हो गई। देश के अंदर ऐसे तो एक ही व्यक्ति है लाल कृष्ण आडवाणी जिनकी इच्छा पूरी लास्ट तक नहीं हो पाई है ना। तो पट्टा में सीतारमैया को साथियों 1948 में अध्यक्ष बनाया गया था। बहरहाल साथियों भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और बहुत बेहतरीन तरीके से भारत के अंदर सुचारू रूप से स्थिति चलने लगी। कोई प्रॉब्लम साथियों यहां पर नहीं आई थी। जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है साथियों क्लीमेंट एटली, जो ब्रिटेन की लिबर पार्टी से साथियों प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब कोई भी कैसा भी डाउट है तो फटाफट से पूछ लो, अगर आपको कोई समस्या है तो बताओ। सर अंग्रेजों ने भारत को किस बात पर आजाद किया? दोस्तों जो आप ज्ञान की बातें कर रहे हो उस ज्ञान की बातों में से आपका पेपर में कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। ठीक है, जो आप सोच रहे हो कि अंग्रेजों ने ऐसा कहा था कि 10 साल तक तुम चला लो फिर तुम्हें हम दोबारा से गुलाम करेंगे वगैरह वगैरह, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम के ज्ञान होते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर का मामला क्या है? तो जैसे हम पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो पॉलिटी में जब मैं आपको रियासतों का एकीकरण पढ़ाऊंगा जब बता दूंगा कि जम्मू कश्मीर का मामला सीधा था कि अंग्रेजों ने यह कह दिया कि अगर हम भारत तो आजाद कर रहे हैं लेकिन भारत आजाद करने में स्थिति यह होगी कि अगर कोई भी अपने आप को पाकिस्तान में ले जाना चाहता है तो वो अपने आप को पाकिस्तान में ले जाए, पाकिस्तान में शामिल कर ले रियासत। कोई भारत में रियासत रहना चाहती है तो भारत में शामिल हो जाए, कोई अपने आप को स्वतंत्र ही रखना चाहती है तो वो अपने आप को स्वतंत्र रख ले। तो वल्लभ भाई पटेल को यह काम दिया गया कि इन रियासतों को आप मिलाने का काम करो। तो वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि सभी रियासतों को साथियों भारत के अंदर शामिल कर लिया। कुछ ऐसे लोग थे जो मान नहीं रहे थे। जैसे जम्मू कश्मीर के एक राजा हुआ करते थे, राजा का नाम था हरि सिंह। हरि सिंह ने कहा भाई हम तो शामिल नहीं होंगे, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। अच्छा, गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है साथियों जूनागढ़ के राजा कहने लगे हम अलग रहेंगे। दोस्तों यहां हैदराबाद पड़ता है, हैदराबाद भी कहने लगे निजाम कि हम भी अलग रहेंगे। तो प्रॉब्लम 3 रियासतों के साथ हुई थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद।
अच्छा, वल्लभ भाई पटेल को साथियों दी गई व्यवस्था। वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, हैदराबाद के अंदर पहुंचकर एंट्री मार दी। पहले तो जितनी भीड़ थी ना, सब पर डंडा बजवाया एक तरफ से बढ़िया करके, और डंडा बजवा के फिर पूछा बताओ भारत में मिलना है, स्वतंत्र रहना है। तो जनता गई है नवाब के पास भागी भागी, बोले रहने दे भाई, हमारे बस की नहीं है, भारत में मिलवा ले इसको, कुछ नहीं है इन बातों में। इधर गए साथियों जूनागढ़ में, वहां डंडा बजवाया, तो वहां पर जनता ने खुद जनमत संग्रह कर लिया, बोले भाई साहब हमें मिला लो भारत में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये दोनों तो साथियों एक तो पुलिस बल से, हैदराबाद तो पुलिस बल से बुला लिया, मतलब भारत में मिलाया था पुलिस की ताकत से। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा लिया था कि जनता ने ही कह दिया था कि हमें भारत में मिला लो। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था हरि सिंह, उस समय जम्मू कश्मीर का राजा। तो पाकिस्तानियों से रहा नहीं गया, पाकिस्तान के कबीलाई टाइप के लोगों ने इस पर अटैक कर दिया राजा हरि सिंह पर। अब हरि सिंह पर जब अटैक किया तो हरि सिंह दौड़ा चला आया कहां पर, दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू से मिला, बोले महोदय संभालो जरा, प्रॉब्लम होगी, पाकिस्तानी लोग मिलाए ले रहे हैं। वो तो स्वतंत्र रह रहा था, उसे लग रहा हम अपनी वजूद अलग बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के मामले में जब जवाहरलाल नेहरू के पास कश्मीर का राजा हरि सिंह आया, तो जम्मू कश्मीर ने मतलब जवाहरलाल नेहरू ने सब कुछ हस्ताक्षर करे, और वो हस्ताक्षर जो थे वही 370 का रूप आगे चल के बने थे। कुछ ऐसे नियम थे जिसमें भारत में विलय तो किया गया जम्मू कश्मीर का, लेकिन कुछ नियमों पर हस्ताक्षर हुए जिसे विलय पत्र कहते हैं। तो विलय पत्र के आधार पर जम्मू कश्मीर साथियों बनाया गया था, जिसकी वजह से उसका संविधान अलग था, 370 धारा वगैरह। तो अब साथियों वो सब कुछ समाप्त कर दिया गया। तो ये पॉलिटी का मैटर है, ठीक है। गांधी जी को गोली कम मारी, बेटा गांधी जी को गोली मारी, छोटी सी बात एक और बता देता हूं, नाथुराम गोडसे ने गोली मारी, लेकिन इस समय क्या चल रहा था, इस समय यह चल रहा था कि महात्मा गांधी आपको संविधान बनाने में कहीं नजर नहीं आएंगे। पता है रीजन क्या था, महात्मा गांधी जी कहां थे जब संविधान बन रहा था, ये सब आजादी की चीजें हो रही थी। इस समय पूरे देश में भयंकर दंगे हो चुके थे, तो महात्मा गांधी पूरे देश के अंदर उन दंगों को संभाल रहे थे कि क्या हो कि दंगे रुक जाएं। महात्मा गांधी की वजह से लोग जान जाते थे, मतलब थोड़ा मान जाते थे। तो महात्मा गांधी पूरे भारत में साथियों क्या कर रहे थे, दंगों को संभाल रहे थे। बाद में महात्मा गांधी जी में साथियों गोली मार दी जाती है वगैरह वगैरह, वो सब मुझसे आप अच्छी तरह से आप जानते होंगे, ठीक है। अंग्रेज भारत छोड़कर क्यों गए थे सर? पूरी महाभारत रामायण सुना दी, कह रहा सर सीता के पिता कौन थे? मेवाड़ की धरती से प्रणाम। तो बेटा आपकी धरती को मेरा प्रणाम। कोई डाउट है किसी का भाई? डाउट तो बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा शायद। फोन में खोलूं क्या एक बार बेटा? स्क्रीन आज छोटी है मेरे सामने, उसको फुल साइज नहीं किया, तो शायद मुझे डाउट नहीं दिख पा रहे हैं। बेटा एक बार ये वीडियो वगैरह लाइक वाइक कर देते हो या मोहब्बत में इतनी कमी आती है, पहले ये बताओ। क्यों भाई, ये लाइक वाइक कर दिया करो आप। ये कैसे, मतलब मैं तुमसे बोलता नहीं हूं तो ऐसे कैसे काम चलेगा? कर दिया करो एक बार बेटा। इतने सारे 1600 बच्चे लाइव देख रहे हैं अभी मुझे, 800 लाइक हैं, तो बेटा मतलब ये सिला मिल रहा है क्या मुझको? ये सिला मिल रहा है क्या मोहब्बत का, कि आप लोग खुद से लाइक नहीं करते हो? ऐसे मोहब्बत करते हैं क्लास से? वैसे कहते हो सर आप इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन, जवाब नहीं, तोड़नी फोड़नी, पता नहीं क्या क्या। और वैसे जब मैं देखता हूँ लाइक कितना कर रखा है, 1600 बच्चे देख रहे हैं, 800 लाइक कर रहे हैं। शाबाश बेटा। तो ये जनरल अवेयरनेस का बैच भैया आप खरीद सकते हो एप्लीकेशन से, ठीक है। इसमें साथियों आपको सारी जीके मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी, और इसमें कंप्लीट थ्योरी रहेगी, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ रहेंगे, 2024 के अपडेट चीजें रहेंगी, और पीडीएफ के साथ साथ साथियों आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ये कॉम्बो बैच है, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप रेलवे के इन एग्जामों की साथियों तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको सभी टीचरों के साथियों बैच मिल जाएंगे फाउंडेशन वाले। कैसे लेंगे सर आपका जीके का कोर्स? तो भैया जीके का कोर्स साइंस मैग्नेट एप्लीकेशन पर माइक मतलब कोर्स में जाके फिर यहां से परचेज करेंगे, तो आपको साथियों कोर्स खरीदने के लिए यहाँ पर पे ऑनलाइन आ जाएगा। आप जैसे ही साथियों पेमेंट करेंगे आपको ये एक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? हाँ भाई, अब बताओ किसी को कोई समस्या, डाउट? तो आज की क्लास को क्या यहीं पर खत्म करें? क्या यहीं पर खत्म करें? और बेटा 1100 लाइक, अरे इतनी मोहब्बत, 300 लाइक कर दिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, पूरी ताकत आपके साथ लगाएंगे। जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, कसम खा रहा हूं दोस्तों, विश्वास करना, ये कंटेंट आपको पेड में भी कोई नहीं देने वाला, विश्वास करके चलना। ऐसा नहीं है, मैं सबका वीडियो देखता हूं,
और सिर्फ यही देखता हूँ कौन किस लेवल का पढ़ा रहा है। मेरे को ये मतलब नहीं है कि कौन कितने बच्चे पढ़ा रहा है, नहीं, कौन किस लेवल का पढ़ा रहा है, किसके अंदर दम है कि क्वेश्चन फंसा पाए। तो हमारी टीम द बेस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे और बेटा सबसे ज्यादा सिलेक्शन ग्रुप डी में आपकी प्यार से हम देंगे, आप सब के सब लगोगे। बस आप मेहनत में कमी मत छोड़ना, आपके सिलेक्शन में साथ कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है। बाकी कंटेंट क्या है, किस तरह से पढ़ाते हैं, क्या लेवल है, तो वो सब आप हमसे अच्छी तरह से आप जानते होगे, क्योंकि हम अपना 100% देते हैं। आपके प्यार, आपके कमेंटों से ये पता चलता है कि हाँ आप सेटिस्फाई हो रहे हो। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहो, वीडियो लाइक हो, चैनल सब्सक्राइब हो, ये सब करके बैठा करो। और कल हम क्वेश्चन करेंगे, तो सारे बच्चे क्वेश्चन वाली क्लास में आना, उससे बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी कि हम क्वेश्चन फंसा भी पा रहे हैं कि नहीं फंसा पा रहे। तो कल परसों क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली क्लास में साथियों हम क्या, मॉडर्न खत्म हो चुका है, मिडिवल हिस्ट्री से शुरू करेंगे। बोलो किसी को कोई समस्या यहाँ तक नहीं है ना? नहीं है ना? चलो ठीक है, तो फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, आजाद रहिएगा, आबाद रहिएगा और मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलो भाई ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा। फिर मिलेंगे आपको सेम टाइम सेम जगह पर कल। चलो, और दोस्तों अभी एक चीज और, अभी आपकी जो क्लास है ना, वो अभी सर की क्लास होने वाली है, तो मैथ की क्लास होगी भाई, मैथ की क्लास में आप सब लोग जुड़ जाना, ठीक है। मैथ की क्लास में आप सब लोग जाके जुड़ जाना, ये अभी मैथ की क्लास होने वाली, ठीक है। ओके, बाय बाय, टाटा।